अरे ये क्या, MS-17 रडार पर दिखाई नहीं दे रहा। MS-17, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? MS-17। न कोई मेडे कॉल और न कोई इमरजेंसी मैसेज। मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट 17 हमेशा के लिए खामोश हो गया और फिर प्लेन का सारा मलबा बारिश की तरह नीचे गिरने लगा। आखिर क्या हुआ इस प्लेन के साथ? कैसे हवा में ही ये प्लेन चूर चूर हो गया? आइए पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। और 17 जुलाई 2014 एम्स्टर्डम एयरपोर्ट नीदरलैंड, मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट 17 का एक विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। ये बोइंग 777 मॉडल का प्लेन था। 2 इंजन वाला ये प्लेन आकार में काफी बड़ा है। प्लेन में 15 क्रू मेंबर सवार होने लगे। इनके अलावा 283 पैसेंजर्स भी धीरे धीरे प्लेन में सवार होने लगे। कैप्टन वान 49 वर्ष के थे। 13,239 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था इनके पास। वहीं फर्स्ट ऑफिसर अहमद हकीम थे। इनकी उम्र 29 वर्ष थी और इनके पास 3,190 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। ये फ्लाइट थोड़ी लंबी होने वाली थी, इसलिए 2 एक्स्ट्रा पायलट भी प्लेन में सवार थे, कैप्टन जीन लियोनी और को पायलट अब्दुल रहीम। इस प्लेन को एम्स्टर्डम इंटरनेशनल एयरपोर्ट नीदरलैंड से कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मलेशिया जाना था। प्लेन में रिफ्यूलिंग के बाद दोपहर के करीब 12:30 बजे ये एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से उड़ान भरा। पोलैंड, यूक्रेन, रसिया, कजाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड से होते हुए अगले दिन मलेशिया पहुंचना था। प्लेन में सब कुछ ठीक था। धीरे धीरे यह प्लेन मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर पहुंचने लगा। समय 3:53। फ्लाइट प्लान के अनुसार MS-17 को यूक्रेन के डेनिप्रो सिटी तक जाते जाते इन्हें अपने एल्टीट्यूड को बढ़ाकर 35,000 की ऊंचाई में चले जाना था। पर अभी ऑलमोस्ट 2 ही घंटे पहले ये प्लेन उड़ान भरा था, इसलिए काफी मात्रा में प्लेन के टैंक में अब भी फ्यूल मौजूद था। नतीजा, प्लेन भारी होने की वजह से MS-17 सिर्फ 33,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ही जा सका। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। नॉर्मली ऐसा होता है, प्लेन कुछ घंटे उड़ान भरने के बाद जैसे जैसे फ्यूल बर्न करता है, प्लेन का वजन भी हल्का होता जाता है और समय के साथ साथ हल्का होने की वजह से ये और भी ऊपर उड़ान भर सकता है। खैर, उसी वक्त एक दूसरा विमान सिंगापुर एयरलाइन उसी एयर स्पेस में उड़ान भर रहा था। इवन उसकी भी ऊंचाई 33,000 फीट थी, यानी कि दोनों ही प्लेन एक ही एल्टीट्यूड पर थे। MS-17 ने ATC से कहा कि हम 35,000 फीट के एल्टीट्यूड पर नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हमें 33,000 फीट की ऊंचाई पर ही बने रहने का परमिशन चाहिए। अब क्योंकि दोनों सेम एल्टीट्यूड में थे, इसलिए ATC ने सिंगापुर एयरलाइन को कहा कि आप 35,000 फीट के एल्टीट्यूड पर चले जाइए। कुछ मिनटों बाद MS-17 ने कहा कि मौसम थोड़ी खराब हो चुकी है, इसलिए हमें अपने रूट को थोड़ा बदलना पड़ेगा। हम अपने रूट को 20 नॉटिकल माइल्स चेंज करना चाहते हैं। ATC ने अप्रूवल दे दिया। इसके बाद कैप्टन ने फिर से पूछा कि क्या हम 34,000 फीट के एल्टीट्यूड पर जा सकते हैं। ATC ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि उसी एल्टीट्यूड पर बने रहो। अब MS-317 अपने उसी एल्टीट्यूड पर अपने रूट को चेंज किया और बादलों से बचते हुए आगे निकलने लगा। कुछ देर बाद ATC ने कहा कि अब वापस अपने रूट पर आ जाओ। अच्छा, एक बात और मैं बताना भूल गया। ये सारी जो बातें हो रही थी वो डेनिप्रो ATC से हो रही थी, जो कि यूक्रेन में है। समय 4:20। MS-17 जल्द ही यूक्रेन को पार करके रसिया के ऊपर उड़ान भरने वाला था, इसलिए डेनिप्रो ATC ने रसिया के ATC से संपर्क किया और रसिया के ऊपर उड़ान भरने का परमिशन मांगा। परमिशन मिलने के बाद डेनिप्रो ATC ने दोबारा से MS-17 से कांटेक्ट करने की कोशिश किया ताकि वो क्रू को इन्फॉर्म कर सके कि अब आप रसिया के ऊपर उड़ सकते हैं, लेकिन MS-17 से कोई जवाब नहीं आया। बैक टू बैक कई सारी रेडियो कॉल्स की गई, लेकिन नो रिस्पॉन्स। प्लेन रडार में दिखाई ही नहीं दे रहा था। डेनिप्रो ATC ने एक बार फिर से रशियन ATC से संपर्क किया और पूछा कि क्या आपके रडार में MS-17 दिखाई दे रहा है? मुझे तो वो दिख नहीं रहा। रशियन ATC ने जवाब दिया, दिख तो रहा था लेकिन अब गायब हो चुका है। न कोई इमरजेंसी, न कोई मेडे कॉल। MS-17 चुपचाप खामोश हो गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कोई नहीं जानता था। किसी अज्ञात कारण से ये प्लेन क्रैश हो गया। 17 जुलाई की उस शाम को ये पहला प्लेन हादसा नहीं था। उस दिन एक और प्लेन क्रैश हुआ जो कि मिलिट्री प्लेन था। ये हादसा भी ठीक उसी वक्त हुआ
जब MH17 क्रैश हुआ। इस मिलिट्री प्लेन क्रैश के बाद रसिया के न्यूज चैनल्स में प्लेन क्रैश की ये न्यूज वायरल होने लगी। न्यूज के अनुसार यूक्रेन के एक मिलिट्री प्लेन को मार गिराया गया था। इस पॉइंट को थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि आगे इसका लिंक सीधा जुड़ेगा MH17 के साथ। MH17 के गायब होने के बाद डेनिप्रो ATC को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। ठीक उसी वक्त यूक्रेन के एक छोटे से गांव हार्बोव में कुछ अजीब होने लगा। प्लेन का मलबा बारिश की तरह आसमान से गिरने लगा। प्लेन के डेब्रिज, सीट, टेल सब कुछ टूट टूट कर नीचे गिरने लगा। शुरुआत में आई विटनेस को लगा कि ये कोई मिलिट्री प्लेन है, लेकिन कुछ ही देर में यात्रियों की बॉडीज, उनके लगेज आसमान से गिरना शुरू हो गया। जल्द ही सबको पता चल गया कि ये एक विशालकाय प्लेन था जिसमें 298 लोग सवार थे। यात्रियों के कटे हुए अंग, उनका लगेज 33,000 फीट की ऊंचाई से गिरने लग रहा था। प्लेन का ये सारा मलबा करीब 50 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में फैल गया। ज्यादातर बॉडी खेत में जाकर गिरा, इवन कुछ बॉडी तो घरों के ऊपर भी जाकर गिरा। जरा सोचिए दोस्तों, वो मंजर कितना भयानक रहा होगा। ऐसे प्लेन हादसे जहां प्लेन का मलबा 50 किलोमीटर के दायरे में बिखरा पड़ा हो, तो ऐसे में उन सभी मलबों को रिकवर कर पाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। कई बार सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी हो जाती है। उस वक्त यूक्रेन की हालत कुछ ऐसी ही थी। वहां के जो लोकल निवासी थे उन्होंने बॉडी के साथ लूटपाट किया, पैसे और कीमती सामान चुराने लगे। प्लेन के मलबे के साथ छेड़छाड़ किया जाने लगा। इवन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की भी चोरी हो गई और इन लोकल निवासियों को रोकने वाला कोई भी नहीं था। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, मिलिट्री वाले क्या कर रहे थे। तो देखो, यूक्रेन एक ऐसा देश है जो पहले USSR का पार्ट था, यानी कि सोवियत यूनियन का हिस्सा था। जब सोवियत यूनियन टूटा तो यूक्रेन बना। ये यूरोप और रसिया के बीच में है। यही वजह है कि इस देश में कुछ लोग रसिया से मिलना चाहते हैं तो कुछ यूरोप का पार्ट बनना चाहते हैं। यूरोप कहता है कि यूक्रेन हमारा है और रसिया कहता है कि हमारा है। साल 2014 में जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे उनका झुकाव रसिया की तरफ ज्यादा था, इसलिए वो अपने देश को रसिया से मिलाने में लगे हुए थे। इससे लोग भड़कने लगे, प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट वायलेंस में बदल गया। ये सब देख यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो देश छोड़कर ही भाग गया। ऐसे में यूक्रेन को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं बचा। नए प्रेसिडेंट को चुना तो गया, लेकिन तब भी इस देश में ऐसे कई सारे इलाके थे जो वहाँ के लोकल निवासी ही रूल करते थे। कोई सरकारी कानून नहीं। MH17 जिस इलाके में क्रैश हुआ था वहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन चल रहा था। कोई कानून नहीं, कोई रूल रेगुलेशंस नहीं। यही वजह है कि कई सारी लूटपाट की गई, प्लेन के मलबों के साथ छेड़छाड़ किया गया, सबूत मिटाने की कोशिश की गई। बिना वहां के लोकल लोगों के परमिशन के इन्वेस्टिगेटर्स छानबीन भी नहीं कर पा रहे थे। यही वजह है कि 2 से 3 दिन लग गए बात करने में। तब जाकर इन्वेस्टिगेटर्स को छानबीन करने की इजाजत दी गई, वो भी हथियार के नोक पर। जब इनका मन करता तो इन्वेस्टिगेशन रोक देता, मतलब कि मनमानी खूब चल रही थी। ये सब देखते हुए मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक एग्रीमेंट भी किया जिसके अनुसार इन्वेस्टिगेटर्स पर कोई भी दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। लेकिन इसका भी ज्यादा प्रभाव पड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ कानून नाम की कोई चीज ही नहीं थी। शायद यही वजह है कि सारे मलबों को कलेक्ट करने में 4 से 5 महीनों का वक्त लग गया। इतने दिनों में बॉडीज भी काफी सड़ चुकी थी। फिर भी 298 लोगों में से 292 बॉडीज को आइडेंटिफाई किया गया। दिसंबर 2014 तक जितना भी प्लेन का मलबा रिकवर हो पाया उन सबको नीदरलैंड ले जाया गया। अब वक्त था मिस्ट्री से पर्दा उठाने का कि कैसे MH17 बिना मेडिकॉल, बिना किसी इमरजेंसी मैसेज के रडार से गायब हो गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब प्लेन के मलबे को देखा तो उन्हें कुछ अजीब दिखाई दिया। प्लेन के बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे छेद थे। इन छेद के आसपास का जो पेंट है वो जला हुआ था। इसके अलावा जो सारे छेद थे वो अंदर की ओर धंसा हुआ था। इसका मतलब साफ था कि कुछ तो ऐसा था जिसका आकार बहुत छोटा था, गर्म था और उसकी रफ्तार बहुत तेज थी, गोली की रफ्तार से भी तेज। ये 2-4 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में रहा होगा। लेकिन ऐसी क्या चीज हो सकती है? इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ पर समझ चुके थे कि ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोई मिसाइल फटा हो। मलबे में जो ज्यादातर छेद था वो लेफ्ट साइड के कॉकपिट के पास था, यानी कि मिसाइल कॉकपिट के पास फटा होगा।
आमतौर पर मिसाइल में सेंसर लगा होता है जो हीट को सेंस करके अपने टारगेट को निशाना बनाती है। अब क्योंकि एक प्लेन का सबसे गर्म पार्ट इंजन होता है, इसलिए ऐसे मिसाइल इंजन के हीट को सेंस करते हुए प्लेन का पीछा करती है और सीधे जाके इंजन से टकरा जाती है। पर MH17 के साथ ऐसा नहीं था। ये इंजन से नहीं टकराया, बल्कि ये कॉकपिट के पास जाकर फटा। ये प्लेन से टकराया नहीं। इन सब चीजों को देखते हुए इन्वेस्टिगेटर समझ गए कि ये जो मिसाइल था वो हीट को सेंस नहीं कर रहा था, बल्कि ये रेडार गाइडेड मिसाइल था। ऐसे मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल होती है जिसे धरती से लॉन्च किया जाता है। ये जो गाड़ी है इसके अंदर पूरा रेडार सिस्टम होता है। ये आसमान में उड़ रहे सभी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करता है और जब इसे किसी प्लेन को टारगेट करके लॉन्च किया जाता है तो लॉन्चर के अंदर लगा कंप्यूटर प्लेन के सारे डिटेल को एनालाइज करता है, जैसे कि प्लेन का डायरेक्शन क्या है, प्लेन का एल्टीट्यूड क्या है, वो कितने स्पीड से फ्लाई कर रहा है। इन सारी जानकारी के साथ वो मिसाइल को उसी डायरेक्शन में लॉन्च कर देता है। लॉन्च के कुछ ही सेकंड्स बाद ये सुपरसोनिक स्पीड को भी पीछे छोड़ देती है और साउंड के 3 गुने स्पीड से भी अधिक तेजी से ये अपने टारगेट की ओर बढ़ने लगती है। इस मिसाइल में भी एक छोटा सा गाइडेंस सिस्टम होता है जो ग्राउंड रेडार से मिले सिग्नल को फॉलो करता है। ये लॉन्चर लगातार प्लेन का इंफॉर्मेशन भेजता रहता है मिसाइल तक और मिसाइल उसी इंफॉर्मेशन का यूज करके अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। इस मिसाइल के अंदर मेटल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जब इसके अंदर लगे रेडार को पता चलता है कि हम टारगेट के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं, तब ये फट जाती है। इसके विस्फोट के साथ ही छोटे छोटे मेटल के टुकड़े चारों ओर फैल जाती है। ये मिसाइल लगभग 80,000 फीट के एल्टीट्यूड तक पहुंच सकती है, यानी कि प्लेन जिस ऊंचाई पर फ्लाई करते हैं उससे दोगुनी ऊंचाई पर ये पहुंच सकती है। अब इन्वेस्टिगेटर्स को ये तो समझ में आ चुका था कि ये कोई हादसा नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। पर ऐसा कौन कर सकता है? साइंटिस्ट की एक टीम ने प्लेन के डायरेक्शन और स्पीड को, मिसाइल के स्पीड और डायरेक्शन को एनालाइज किया और उन्होंने एक रफ आइडिया लगाया कि आखिर वो मिसाइल कहां से लॉन्च की गई थी। उन्होंने पाया कि ये जो स्निज्ने नाम का एक छोटा सा शहर है, हो ना हो यहीं से मिसाइल लॉन्च किया गया होगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये जो इलाका था वहां पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था। इन लोगों का सरकार के खिलाफ वार तो छिड़ा हुआ था, लेकिन उनके पास इतनी आधुनिक मिसाइल नहीं थी। अगर थी भी तो वो उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती थी। इसलिए इस बात की कंफ्यूजन बढ़ने लगी कि आखिर मिसाइल लॉन्च किया तो किसने किया और कहां से किया। अब इन्वेस्टिगेटर्स को इतना तो पता चल गया कि प्लेन रडार से गायब नहीं हुआ था। इस पर ग्राउंड से रडार गाइडेड मिसाइल से अटैक किया गया। अब इन्वेस्टिगेटर्स के लपेटे में रसिया भी आ चुका था। पूरा शक रसिया पर चला गया, क्योंकि इतनी आधुनिक मिसाइल लोकल निवासियों के पास होगा नहीं जो 33,000 फीट ऊपर जाकर प्लेन को उड़ा दे। इवन जब ये प्लेन क्रैश हुआ तब एक रशियन न्यूज चैनल में न्यूज चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि हमने यूक्रेनियन प्लेन को मार गिराया। इसके विषय में मैंने वीडियो के शुरुआत में भी बात किया था, लेकिन असली सच तो ये थी कि कोई मिलिट्री प्लेन को नहीं मारा गया, बल्कि 298 लोगों से भरा विमान MH17 को मार गिराया गया। लेकिन बाद में जब ये पता चला कि वो पैसेंजर प्लेन था, तब सारे के सारे रशियन न्यूज को गायब कर दिया गया। इसके बाद रसिया कहने लगा कि हमें कुछ भी नहीं पता। उधर रशियन एजेंसी बैक टू बैक इस केस के बारे में फेक न्यूज फैला रही थी। कभी वो कहते कि इस प्लेन को फाइटर प्लेन ने उड़ा दिया, तो कभी सैटेलाइट का गलत डेटा पेश किया गया। इवन यहाँ के न्यूज चैनल्स में ये भी बताया गया कि UFO ने MH17 को उड़ा दिया। लेकिन इस फेक न्यूज से दूर इन्वेस्टिगेटर्स अपने काम में लगे हुए थे। थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद बहुत सारे ऐसे सबूत मिल गए जिसने ये साबित कर दिया कि रेबल कंट्रोल एरिया, यानी कि वो जगह है जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, वहाँ पर कुछ लोगों ने 2 बड़े बड़े ट्रक देखा जिसके ऊपर मिसाइल सिस्टम लदा हुआ था। इससे सरफेस टू एयर अटैक किया जा सकता था। क्या इस मिसाइल सिस्टम को रसिया ने भेजा था? इसका पता लगाने के लिए सारे कॉल डिटेल्स को निकाला गया। 1.5 लाख कॉल रिकॉर्डिंग सुना गया। 15 लाख फोटोज और वीडियोस को देखा गया। इन फोटोज और वीडियोस से ये तो पता चल गया कि ये एक मिलिट्री ट्रक था और ट्रक के नंबर से ये पता चल गया कि ये दोनों ट्रक रशियन मिलिट्री ने भेजा था। सारे सबूत रसिया की ओर इशारा करने लगा, लेकिन अब भी रसिया एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि हम इसके पीछे इन्वॉल्व हैं। 2014 से कई सालों तक कोर्ट केस भी चला। 2022 में 3 लोगों को दोषी पाया गया
और पिछले साल 2025 में इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने कहा कि रसिया ही रिस्पॉन्सिबल है 298 लोगों की मौत के पीछे। रसिया को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करना चाहिए था, पर इन्होंने इंटरफेयर किया। इन्वेस्टिगेटर्स के पास सारा डेटा आ जाने के बाद अब हम इस केस को और भी बारीकी से समझ सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से चलते हैं साल 2014 में। रसिया ने 2 ट्रक्स को सिनिजनी सिटी में भेजा। इन दोनों ट्रक्स में मिसाइल लॉन्चर लदा हुआ था। एक खेत में इन दोनों ट्रक को पार्क कर दिया गया। इस ट्रक का पूरा कंट्रोल यहाँ के लोकल लोगों के पास था, जो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। 2 ऑपरेटर्स को रसिया से बुलाया गया। ये दोनों बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं थे। कैसे लॉन्च करना है, कहाँ लॉन्च करना है, इन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इस वॉर में बहुत सारे शॉर्ट मिसाइल्स का यूज किया जा रहा था, जो 30,000 फीट की ऊंचाई पर कभी भी नहीं पहुंच सकती थी। इसलिए यूक्रेन के ऊपर उड़ रहे प्लेन को किसी भी तरह से कोई भी खतरा नहीं था। 32 देशों के 62 एयरलाइन कंपनीज इसी रूट से हर रोज दर्जनों प्लेन उड़ा रहे थे, पर 17 जुलाई को जो हुआ उसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। यहाँ के लोकल लोगों के पास एक ऐसी मिसाइल हाथ लग चुकी थी जो 80,000 फीट ऊपर जा सकता था। अब क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं था, इसलिए इन लोगों ने जहाँ तहाँ टारगेट करना शुरू कर दिया। MH17 जब टेक ऑफ करके यूक्रेन के ऊपर उड़ान भर रहा था, तब प्लेन का ट्रांसपोंडर ऑन था। रडार में इजिली ये देखा जा सकता था कि ये एक कमर्शियल प्लेन है, ना कि मिलिट्री प्लेन। यहाँ तक कि प्लेन का मॉडल भी विजिबल होता है, पर उन नौसिखिए ऑपरेटर्स ने ये देखा ही नहीं कि जिसे टारगेट किया जा रहा है वो कौन सा प्लेन है। हालांकि बाद में उन लोगों ने बोला कि हमें रडार में कुछ भी दिख नहीं रहा था। टेक्निकली ऐसा होना नहीं चाहिए था कि सिर्फ एक डॉट दिखे जब तक रडार में खराबी ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि रडार छोटा होने की वजह से, या फिर ये भी हो सकता है कि रडार का साइज छोटा होने की वजह से एयरक्राफ्ट से ठीक से कम्युनिकेशन ना हो पा रही हो। लेकिन फिर भी किसी अनजान ऑब्जेक्ट पर अटैक नहीं करना चाहिए था जब तक कि उससे खतरा महसूस ना हो। ऑपरेटर्स को ये पता होना चाहिए था कि ये 80,000 फीट ऊपर जाकर टारगेट कर सकता है। हर रोज दर्जनों कमर्शियल प्लेन उड़ान भरते हैं, इसलिए सबसे पहले उस अननोन ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट करना चाहिए था। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं किया गया, सीधे अटैक कर दिया गया। लॉन्च के कुछ ही सेकंड्स बाद साउंड के 3 गुने रफ्तार को भी क्रॉस कर दिया। पायलट ने इस मिसाइल को देखा होगा या नहीं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर वो देख भी लेते तो उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। प्लेन में किसी भी तरह का कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं होता, इसलिए मौत को गले लगाने के अलावा उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगर पायलट को पता भी चला होगा तो मुश्किल से पायलट को 5 सेकंड का समय मिला होगा प्लेन को बचाने के लिए। नतीजा, मिसाइल के इन छोटे छोटे छल्लों ने प्लेन में सैकड़ों की संख्या में होल बना दिया। यात्रियों के शरीर को चीरते हुए ये छल्ले निकल गए। ये कॉकपिट के लेफ्ट साइड में फटा, इसलिए तुरंत सभी पायलट्स मारे गए। अचानक प्लेन में डीकंप्रेशन हो गया। जो यात्री बच गए होंगे उनका दम घुटने लगा होगा। देखते ही देखते ये प्लेन हवा में ही चूर हो गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने मिसाइल के फटने की आवाज को रिकॉर्ड किया, जो कि आखिरी आवाज थी। इसके बाद दोनों ब्लैक बॉक्स ने रिकॉर्डिंग करना बंद कर दिया। कुछ लोग डीकंप्रेशन के बाद भी बेहोशी की हालत में जिंदा रहे होंगे, लेकिन 33,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने पर कोई भी बच नहीं पाएगा। अब क्योंकि रसिया ने उन लॉन्चर्स को भेजा था, इसलिए रसिया पूरी निगरानी रख रहा था। और जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, रशियन न्यूज तुरंत एक्टिव हो गई। उन्हें लगा कि मिलिट्री प्लेन मार दिया गया है, जबकि ऐसा था नहीं। रसिया को समझ में आ गया कि वो फंस सकता है, इसलिए उसी दिन दोनों ट्रक्स को वापस रसिया ले आया गया। अब सिनिजने के लोकल निवासियों को भी ये पता चल गया कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में टांग अड़ाना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेटर्स को जांच करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। जब मन किया तब उन्हें रोक दिया गया। एविडेंस को मिटाने की कोशिश की जाने लगी, लेकिन जो सच है वो एक न एक दिन सामने आएगा ही। एक लंबे इंतजार के बाद 10-11 साल बीतने के बाद फाइनली ये पता चला कि इस हादसे के पीछे कौन है। लेकिन अब किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। 298 जिंदगियां तो उजड़ गई, अब सजा भी दी जाए तो किसे दी जाए। ये कहानी थी MH17 की। आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखते तो हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।